हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स का 7वां सेट। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में मूल्यह्रास का निर्धारण कौन करता है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, दूसरा है RBI, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यहाँ देख सकते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कर शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पाद है जिसे एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। कर वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपभोग के दौरान उनके मूल्य में कमी होता है, जिसका अर्थ है उस साधन के घिसने या टूटने फूटने से होता है। यह मूल्यह्रास की दर सरकार निर्धारित करती है। फिर है, भारत में इसका निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। यह एक सूची जारी करता है जिसके अनुसार विभिन्न उत्पादों में होने वाली मूल्य ह्रास की दर तय होती है। आइए दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चालू कीमतों पर जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी भी कहा जाता है। तो और तीसरा है, चालू कीमतों पर जीडीपी लोगों के कल्याण का एक अच्छा सूचक नहीं है। और चौथा है, स्थिर कीमतों पर जीडीपी लोगों के कल्याण का एक सूचक माना जा सकता है। तो यहाँ पे है, चालू कीमतों पर जीडीपी को वास्तविक जीडीपी नहीं, यहाँ पे मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। पहला इस तरह से गलत है। और दूसरा है कि स्थिर कीमतों पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी कहा जाता नहीं, स्थिर कीमतों पर जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। तो 3 और 4 यहाँ पे क्या है, सही है, बाकी 1 और 2 गलत है। आगे देखते हैं, चालू कीमतों पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी भी कहा जाता है, स्थिर कीमतों पर जीडीपी को वास्तविक जीडीपी भी कहा जाता है। चालू कीमतों पर जीडीपी लोगों के कल्याण का एक अच्छा सूचक नहीं है। और चौथा है, स्थिर कीमतों पर जीडीपी लोगों के कल्याण का एक सूचक माना जा सकता है। आइए तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी के अंतर्गत शामिल भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। तो पहला है राजनीतिक क्षेत्र, दूसरा है विशेष आर्थिक क्षेत्र, तीसरा है विदेशों में स्थित राजनयिक कार्यालय, चौथा है ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, चौथा है अंतरिक्ष अनुसंधान और छठा है गहन समुद्री क्षेत्र। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है सभी है जीडीपी के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखते हैं, मूल्यह्रास के लिए जो विधियाँ प्रयुक्त हो रही हैं उनसे इनका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। कर इसलिए एनडीपी सदैव जीडीपी से कम होता है। तो एनडीपी को निकाला जाता है जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाकर। ठीक है, और जिस विधि से मूल्यह्रास निकाला जाता है, मूल्यह्रास कुछ न कुछ प्राप्त होता ही है, शून्य नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों कथन सही है और कथन 2 एक की व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, एनडीपी का प्रयोग मूल्यह्रास के कारण होने वाली क्षति को समझने के लिए किया जाता है। फिर है, एनडीपी का प्रयोग विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है ये कि एनडीपी का प्रयोग मूल्यह्रास के कारण होने वाली क्षति को समझने के लिए तो किया जाता है, बट एनडीपी का प्रयोग विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि विभिन्न देश अलग अलग तरीके से एनडीपी का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए ही यहाँ पे सिर्फ सही है, बाकी दूसरा गलत है। आइए देखते हैं, तो यही बात है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एनडीपी का प्रयोग मूल्यह्रास के कारण होने वाली क्षति को समझने के लिए किया जाता है। एनडीपी का प्रयोग विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्यह्रास की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत का जीएनपी जो होता है जीडीपी से कम है। दूसरा है, आईएमएफ के अनुसार कोई देश विकसित तब माना जाता है जब उसका जीएनपी उसकी जीडीपी से अधिक होता है। फिर है, जीएनपी किसी देश की बाह्य क्षमता का राष्ट्रीय दक्षता को दर्शाता है। तो भारत का जीएनपी जो है जीडीपी से कम होता है, ये सही है। फिर कह रहा है, आईएमएफ के अनुसार कोई देश विकसित तब माना जाता है जब उसका जीएनपी जो है उसकी जीडीपी से अधिक होता है। तो ये कथन भी सही है। और जीएनपी किसी देश की बाह्य क्षमता तथा राष्ट्रीय दक्षता को दर्शाता है, ये तीनों कथन यहाँ पे सही है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का जीएनपी जीडीपी से कम होता है। आईएमएफ के अनुसार कोई देश विकसित तब माना जाता है जब उसका जीएनपी जो है जीडीपी से अधिक होगा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आगे है जीएनपी और जीडीपी बराबर होता है फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, जहां आयात और निर्यात नहीं होता है। करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जीएनपी के आधार पर आईएमएफ देशों की रैंकिंग तय करता है। फिर है राष्ट्रीय आय के आकलन की दृष्टि से जीडीपी जीएनपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है। तीसरा है जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में सहायक है। तो ध्यान देना है कि जीएनपी के आधार पर आईएमएफ देशों की रैंकिंग तो तय करता है। राष्ट्रीय आय के आकलन की दृष्टि से जीडीपी महत्वपूर्ण नहीं है, जीएनपी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये गलती हो जाएगा। जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में सहायक करता है। तो 1 और 3 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। एनएनपी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। कह रहा जब हम एनएनपी को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। तो फिर से देखते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय है, ठीक है। एनएनपी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी ठीक है। फिर है जब हम एनएनपी को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उससे देश के प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। ये तीनों एनएनपी से रिलेटेड सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित में कौन निजी आय की परिभाषा हो सकता है? तो डायरेक्ट जो परिभाषा है उसी पे चलते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन यदि सही से पता हो तो एक बार देख लेना चाहिए, नहीं तो छोड़ने में ही ठीक है। करा साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्लस सरकार से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय, शेष विश्व से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ठीक है। अब है माइनस करना इसमें सार्वजनिक आय को, सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों का योगदान, ये सब। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निजी आय में से निगम कर तथा निगमों के अवितरित लाभ को घटाने से व्यक्तिगत आय प्राप्त होता है। दूसरा है व्यक्तिगत आय लोगों की क्रय क्षमता को दर्शाती है, इसीलिए उपभोग की सूचक है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है ना। निजी आय में से निगम तथा निगमों के वितरित लाभ को घटाने से व्यक्तिगत आय प्राप्त होता है। फिर है व्यक्तिगत आय लोगों की क्रय क्षमता को दर्शाती है, इसीलिए उपभोग की सूचक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा निजी आय में से निगम कर तथा निगमों के अवितरित लाभ को घटाने से व्यक्तिगत आय प्राप्त होता है। व्यक्तिगत आय लोगों की क्रय क्षमता को दर्शाती है, इसीलिए उपभोग की सूचक है। तो आज हमने देख लिया इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन। मिलते हैं आगे कल साइंस के साथ, ठीक है। तो आज पर के लिए इतना ही।